कल इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको होमवर्क में दिया था और बड़ा सिंपल था, आप लोगों को आ भी गया होगा, सिर्फ फॉर्मूले लगाने थे। अभी आप लोगों से फॉर्मूले पूछे, 50 to 60% बच्चों ने सही आंसर दिए, बाकी 40% बच्चों ने सही आंसर नहीं दिए, मतलब उन्होंने फॉर्मूले अभी तक याद नहीं किए हैं। चैप्टर में आगे बढ़ नहीं पाओगे अगर फॉर्मूले नहीं पढ़े तो। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल है, P&L है, करंट लाइबिलिटी है, इधर एसेट साइड में लैंड है, मशीन है, डेप्रीसिएशन है, स्टॉक है, रिसीवेबल्स है, बैंक है। टोटल दोनों का टैली होता ही है, 1,57,000 आ रहा है। हमेशा याद रखना, रेशो से बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चन में एक कड़ी ढूंढनी रहेगी तुम्हें, एक ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि वो कई बार क्या करेगा कि सब चीज़ें रेशो में देगा, ये रेशो 2 है, ये 3 है, ये 20%, 40%, एक अमाउंट में दे देगा 5 लाख, तो बस वो अमाउंट पकड़ना। फिर उस अमाउंट से क्या चीज़ निकल दी है, पहली चीज़, फिर पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और कड़ी से कड़ी। मज़ा बहुत आता है इसको करने, बहुत मज़ा, ठीक है, क्योंकि ये क्या वही वाले क्वेश्चन होते हैं बस जाल वाले, और जब भी ऐसे जाल वाले क्वेश्चन होते हैं तो निकलने में मज़ा आता है, ठीक है। तो जिसको अकाउंट्स अच्छी लगती होगी उसको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, पहली बात, और जिसको ये उलझन को सुलझाने में मज़ा आता है उनको भी ये बहुत मज़ेदार चैप्टर लगेगा कि बस अब मतलब कि जैसे कि अगर मैं तुम्हारी एज में था तो इस तरह के चैप्टर के अंदर मेरा ये रहता था कि इसके तो सब क्वेश्चन मैं खुद से ही करूँ, मतलब इसमें मेरा कि पूछना ना पड़े किसी से कि मेरे से आए ये पहली बार में, नहीं तो दूसरी बार में, तो फिर इसमें अपन मान सकते हैं कि ये परफेक्शन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कैसे करते थे, अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में तो क्या प्रेजेंटेशन भी मैटर करता था, हर चीज़ का वर्किंग नोट ये वो बनाओ, फिर P&L पूरा बनाओ, बैलेंस शीट पूरा बनाओ। इसमें प्रेजेंटेशन भी इतना मैटर नहीं करेगा, इसमें कैलकुलेशन ही मैटर करेगी, हर चीज़ निकाली और बना के आ गया, ठीक है। हमें बैलेंस शीट को वैसे बनाऊँ, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मल बैलेंस शीट बना दो, यहाँ लाइबिलिटी और यहाँ एसेट, ये तेज। चलो, आपको दे रखा है द कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन में गई है विद सेम शेयर कैपिटल, अंडरलाइन कर लो। इन्होंने कहा है कि भैया ये लोग अपनी उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को, बट उसमें शेयर कैपिटल क्या रखेंगे, सेम, और बाकी सब कितनी रखेंगे, शेयर कैपिटल को 50 रखेंगे, अदर शेयर होल्डर को 15 रखेंगे, डिवेंचर को 10 रखेंगे और करंट लाइबिलिटी को 25 रखेंगे। ऊपर देखो शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, 1 लाख। तो ये मेरा भाई कह रहा है वर्किंग नोट 1 कि जो शेयर कैपिटल है वो पहले वाली ही रखेंगे, तो अभी भी कितनी रखेंगे इसको, लेकिन ये रखेंगे 50%। तो अगर मैं डिवाइड बाय 50% करूं तो मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, आ जाएगी, क्योंकि ये शेयर कैपिटल तो इसने ही दे दी 1 लाख, ये मैंने थोड़ी निकाली है, लेकिन ये कह रहा है कि ये 1 लाख जो है ये 50% की वैल्यू है, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 50, तो टोटल लायबिलिटी कितनी आ गई, 2 लाख। अब टोटल लायबिलिटी का पूरा के पूरा बाइफर्केशन दे रखा है हमें कि कौन सी चीज कितनी है, क्या है, शेयर कैपिटल तो 50% है तो मुझे पता ही है। अदर क्या है, अदर मतलब अदर शेयर होल्डर फंड को क्या मैं रिजर्व एंड सरप्लस लिख दूं, क्योंकि शेयर कैपिटल इसने अलग से बोल दिया, तब क्या बचा अदर में, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटी। ले लो 2 लाख का परसेंटेज, ये तो 50% है तो 1 लाख ही आएगा वापस। ये कितना है, 15% है 30,000, ये 10% है तो 20,000, ये आ गई। इतनी सारी चीजें तो मोर देन इनफ हो गई, मतलब अगर इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास, इतनी सारी मतलब पूरी लाइबिलिटी साइड ही है मेरे पास इधर से, अभी एसेट साइड ही बची है बस, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में मेरे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर और करंट लाइबिलिटी सब कुछ ही है। देखो अब आगे, लैंड एंड बिल्डिंग अनचेंज रहेंगी, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी और खरीदी जाएगी जिस पे 5,000 का डेप लगेगा। जो टोटल फिक्स एसेट है वो टोटल फिक्स एसेट और करंट एसेट का 60% है। ये ऐसे भी लिख सकता था कि टोटल फिक्स एसेट टोटल एसेट का 60% है, क्योंकि फिक्स एसेट और करंट एसेट का टोटल एसेट ही होता है। तो आप सबसे पहले ये क्लिक करेगा आपको कि अगर टोटल लायबिलिटी जितनी है टोटल एसेट भी उतनी होगी, तो टोटल लायबिलिटी अगर 2 लाख है तो टोटल एसेट भी कितनी होगी। अब उसमें फिक्स एसेट आपकी कितनी है, 60%, तो कितनी होती है वो, तो फिर करंट एसेट कितनी होगी, 40%, जो कितनी होती है 80। ये भी हो गया।
अब फिक्स एसेट के लिए ऊपर कुछ लाइन बोली थी कि इसमें लैंड एंड बिल्डिंग का क्या है रोल, वो देखो, बोला लैंड एंड बिल्डिंग अनचेंज रहेगी। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, 80 थी। तो ये 1/20 में लैंड एंड बिल्डिंग अभी भी कितनी रहेगी, तो फिर प्लांट एंड मशीनरी कितनी रहेगी। फिर प्लांट एंड मशीनरी कैसे लिया आपने, क्योंकि उसने कहा लैंड एंड बिल्डिंग अनचेंज रहेगी, तो फिर बाकी की फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीन है, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में देखो बाकी की फिक्स एसेट क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी, प्लांट एंड मशीन थी, उसके बाद तो स्टॉक डेटर कैश था। स्टॉक डेटर कैश तो किस में आ गया, करंट एसेट में आ गया। ये एक और गुत्थी सुलझ गई। ठीक है, आगे देखो, वर्किंग कैपिटल का रेशियो 8:5 है। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी आती है, तो एक गुत्थी और सुलझ जाएगी अभी। वर्किंग नोट 3, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, और ये रेशियो है 8:5 का, तो ये CA/CL होगा। ठीक है, करंट एसेट, अच्छा करंट एसेट भी निकाल ली, क्यों करा मैंने, हाँ सही बात है। बस रेशो में देख लो, ये 80 है, ये 50 है, 8:5 हो रहा है ये, और बोला भी 8:5 है। ठीक है, फिर क्विक एसेट 1:1 है, ये निकाल लो, इससे स्टॉक आ जाएगा। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये 1 है, CA आया आपका कितना 40, स्टॉक आपको नहीं पता, सॉरी CA आया आपका 80, स्टॉक नहीं पता, और करंट लाइबिलिटी ऊपर कितनी आई थी 50। इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, उधर आएगा, तो स्टॉक सीधा आ जाएगा कितना। अब ध्यान रखना 80 की करंट एसेट में 30 का स्टॉक है, तो 50 का डेटर और कैश होगा, तो डेटर टर्नओवर रेशियो से डेटर आएंगे शायद, और कैश बैलेंसिंग फिगर से आएगा। हमेशा करंट एसेट में 3 एवरग्रीन, अमर अकबर एंथोनी, याद रखना, अमर अकबर एंथोनी तीनों, कौन, स्टॉक, डेटर और कैश, और कुछ हो ना हो करंट एसेट में 3 चीज तो आएंगी। प्रीपेड एक्सपेंस 90% क्वेश्चन में 0 ही लेना, क्योंकि वो गिवन ही नहीं होगा, उसका कोई अपना कोई फॉर्मूला भी नहीं है जिससे प्रीपेड एक्सपेंस निकल सके, तो या तो आप दे दो, नहीं दोगे तो हम 0 ही मानेंगे। ट्रेड रिसीवेबल क्विक एसेट का 4th 5th है, 4th 5th यही बोला है, टोटल रिसीवेबल 4th 5th ऑफ क्विक एसेट। तो क्विक एसेट कितनी आएगी, क्विक एसेट आती है CA माइनस स्टॉक। जल्दी जल्दी में क्या, स्टॉक ही मत ले लेना तुम, ये तो स्टॉक निकला है। ठीक है, तो ये 80 में से 30 जाएंगे तो कितने आएंगे, और ट्रेड रिसीवेबल इसका 4/5 है, तो 50,000 का 4/5 कितना आएगा आपका 40। तो अभी वो रिसीवेबल का रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस के P&L भी बनाने को बोले तो फिर मुझे सेल चाहिए होगी। बोला है, कहाँ बोला है, पहली लाइन में बोला है ट्रेडिंग एंड P&L, तो बस फिर बनाना ही पड़ेगा। अब आगे देखो, आगे बोला है सेल्स रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड 2 महीने की है, नो कैश सेल, कैश सेल नहीं है, क्रेडिट पीरियड कितने महीने की है, 2 महीने। यहाँ तक मैं सब कुछ निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब वर्किंग नोट 4, सेल का रेशो लगा लूँ, वैसे क्रेडिट पीरियड भी दे रखा है तो टर्नओवर रेशो भी आ जाएगा। तो यहाँ देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 12 डेटर टर्नओवर रेशियो। तो कलेक्शन पीरियड कैसे, कितना, 2 महीने का है, तो DTR इधर आएगा, तो 12/2, और डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो 6 से एवरेज रिसीवेबल वो निकले थे 40, कितने निकले थे, तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स 6 इंटू कितना है वो 40,000। ठीक है, तुम यहाँ पे क्लोजिंग लिखना, फॉर्मूला तो एवरेज ही होता है, अब वो था नहीं एवरेज तो क्लोजिंग से करा हमने। ओपनिंग का है, एक्चुअली है ना, ये पुरानी बैलेंस शीट नहीं है, मतलब ये तो पुरानी बैलेंस शीट है, लेकिन अपन जो बना रहे हैं वो नई नहीं है, वो रीस्ट्रक्चर होकर वही वाली बन रही है। ईयर कहाँ है ऊपर, मेरे हिसाब से तो क्लोजिंग से ही करना चाहिए इसको, क्लोजिंग से ही करें, ईयर नहीं है इसमें। एक्चुअली ये कोई वो नहीं है कि पिछले साल की थी और हमने अगले साल की ऐसे बनाई, और अगर ऐसी भी होती कि आप अगले साल की हम बनाते तो भी मैं ये लेता, क्योंकि फिर वो तो प्रिडिक्टेड वाली होती, एक एक्चुअल लेके एक प्रिडिक्टेड थोड़ी ले सकते हो, दोनों ही एक्चुअल लोगे, ओपनिंग होना चाहिए था इसमें। ठीक है, अगर ये क्लोजिंग मानूं तो मैं, और ये क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग तो वो है जो इसने दे रखा था 20,
वो तो हमने रीस्ट्रक्चर किया तो डेटर कितने आ गए 40, क्योंकि हमने पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो इसको समझ सकते हो आप, ये बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और आफ्टर नहीं, तुमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहाँ पढ़ा? ठीक है, अकाउंट्स में एक चैप्टर आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हमने सारी चीज़ों को इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पलाश तुम्हें पढ़ा है। तो ये एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन के पहले की थी और ये रिकंस्ट्रक्शन के बाद की, लेकिन है ये उसी साल की, ये 2 साल की नहीं है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आपका 10% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है? यहां देखो पूनम, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला बता, आराम से सोच के। तू बता, तू लेट आया ना, तू बता पलाश। बे यार, नीचे तो तुम नेटवर्थ लोगे, अब ये नेटवर्थ ले रहे हो आप इक्विटी और उसका पूरा का मिलाकर, ठीक है, तो ऊपर क्या लोगे आप? पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा और जो बच जाएगा इक्विटी शेयर को मिलेगा। तो नेटवर्थ में कौन आते हैं? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो कल सिखाया तुम लोगों को बनाना, हमेशा डिनोमिनेटर से फॉर्मूले बनाया करो, जैसा बेस वैसा उसका न्यूमरेटर, और फॉर्मूले से कुछ हिंट तो मिल ही जाती है कि क्या आने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो नीचे नेटवर्थ आने वाला है। अब ऊपर का बड़ा आसान है कि नीचे अगर नेटवर्थ है तो नेटवर्थ को मिलने वाला रिटर्न, तो नेटवर्थ में क्या आता है? इक्विटी और प्रेफरेंस, इनको क्या मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी को क्या मिलता है? इक्विटी डिविडेंड। वो दोनों डिविडेंड किस में से दिए जाते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। तो ऊपर क्या आना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलो अब ये कितना है? 10%। नेटवर्थ तो है हमारे पास, ये रहा शेयर होल्डर फंड 1 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 30,000, और तो ये तो लेंगे नहीं नेटवर्थ में, तो नीचे आएगा 1,30,000, इधर आएगा 15%, 10%, और इधर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपका कितना? 13,000। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो पहली बार में तो जीपी पे निकलता है, अरे सीओजीएस पे निकलता है। अगर कुछ गिवन हो तो पहले सीओजीएस, ना गिवन हो तो फिर सेल ले सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो जीपी रेशियो दे रखा है क्या? हाँ, ऊपर मैंने पढ़ा नहीं, जीपी 15% है सेल का, तो जीपी निकालो। सेल आ चुकी थी मेरे पास, 240 का जीपी कितना है? तो कितना आएगा ये? 36। तो सीओजीएस आएगा आपका कितना? 240 में से 36 जाएंगे 2 लाख, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगा आपका कितना? वैसे मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्यों लगाऊं? क्योंकि मेरे पास सीओजीएस भी है, नीचे स्टॉक मेरे पास पहले ही आ गया था 30,000, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो आ गया है मेरे पास, तो क्या जरूरत ही नहीं है मेरे को अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक से करूं। और अगर मैं ये फॉर्मूला लगा के एवरेज स्टॉक से करूं तो फिर एवरेज जरूर आ जाएगा, तो उससे एवरेज से ओपनिंग आ जाएगा, तो ओपनिंग मेरे को ट्रेडिंग में काम आएगा, तो मेरे को काम तो आएगा। तो ऐसे करता हूं मैं, रिवर्स फॉर्मूला लगाता हूं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन, मैं अगर यहां क्लोजिंग ले लूंगा तो फिर गलत हो जाएगा, तो आप चेक भी कर सकते हो। अगर मैं सीओजीएस 2,40,000 लूं, 2,04,000 लूं, और ये लूं मैं क्लोजिंग वाला 30, तो 2,4 को 30 से करूं, जबकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है? 8, तो ये तो बैठा ही नहीं। इसका मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो किससे नहीं है? क्लोजिंग से नहीं है, एवरेज से है। किससे है? और एवरेज हमारे पास नहीं है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारे पास 8 है, एवरेज उधर जाएगा, आ जाएगा 2,04,000 डिवाइड बाई 8, 25। अब एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज था 25,500, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, ओपनिंग मुझे नहीं पता, क्लोजिंग मैंने निकाला था 30। 25,500 को 2 से करोगे 51, 51 में से 30 जाएंगे 21,000। ठीक है, क्लियर? ओपनिंग मेरे को ट्रेडिंग P&L में काम आएगा। मेरे हिसाब से हर चीज आ चुकी है, खींच दो बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L। ट्रेडिंग P&L पहले दिमाग में बनाओ। ओपनिंग 21, वैसे मैं ओपनिंग क्लोजिंग परचेस कुछ भी ना लेता तो भी चलता क्योंकि सीओजीएस था मेरे पास, लेकिन अब ठीक है सब है तो परचेस बैलेंसिंग फिगर से ले लूंगा। ओपनिंग 21, मेरी तरफ देखो प्लीज, ओपनिंग 21, क्लोजिंग 30, सेल्स 2,40,000, 240, जीपी
36 और परचेज बैलेंसिंग फिगर वैसे COGS के फॉर्मूले से भी आ जाएगी, बट ठीक है। कितना आएगा देख लो एक बार, इसने COGS ही लिया है, मेरे को पता था ऐसे ही करेगा ये, पाप काटेगा। तो आप सीधे जीपी ले, सीधे सेल और COGS ले लो तो जीपी आ जाएगा। इसने परचेज वगैरह नहीं लिया, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिया, अपने पास तो आ ही रहा था सब, तो ले ही लो। उसके बाद जीपी इधर जाएगा 240। अब जीपी में क्या आएंगे, खर्चे आएंगे दुनिया जहान के, और बाद में प्रॉफिट बचेगा 13। तो जीपी तो 36 लेना, प्रॉफिट 13 लेना, बाकी ये क्या ले लेना, अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस में से एक बार नजर फेर लेना, जो एक्सपेंस आपको डायरेक्टली पता चल रहे हो, जैसे एक डेप्रिसिएशन बोला था ऊपर, वो सब तो डायरेक्ट लेना, जो नहीं पता चल रहे हो वो सब गुच्छा बना के अदर में डाल देना। तो पहले पेज टर्न करो और देखो अदर में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले तो एक उसने ऊपर बोला था लैंड एंड बिल्डिंग वही रहेगी, एडिशनल मशीन खरीदी है और उस पर 5000 का फर्दर डेप लगाया है। कितना डेप लगाया है, 5000 का, ठीक है। तो फर्दर डेप लगाया वो, अभी पहले का भी डेप होगा, लैंड पे भी होगा, लैंड एंड बिल्डिंग है ना बेटा। वैसे तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तुम लोग डेप्रिसिएशन को भी अलग से ले लो। एक इसके अंदर डिबेंचर्स दे रखे हैं, इनके आगे इनका रेट है इंटरेस्ट का, तो ये डायरेक्ट ले सकते हो तुम। 20,000 का 5% कितना आएगा, 1000। तो एक तो ये 1000 डायरेक्ट ले सकते हो, और तो अपन ने सारा ही पढ़ा है, कोई खर्चे का कोई रेशो ही नहीं था। जैसे अगर वो बोल देता सेलिंग रेशो, सेलिंग एक्सपेंस रेशो, तो अपन उससे सेलिंग एक्सपेंस निकाल लेते। ऐसा एक्सपेंस का कोई रेशो नहीं था, तो अपन सारे एक्सपेंस अदर करके ले सकते हैं। 1000 भी तुम तो सब में ही ले लो टोटल करके, लेकिन ठीक है कि 1000 अलग से निकल सकते हो, 1000 तो अलग से लो, और बाकी का आपका 36 में से आपको प्रॉफिट 13 बचाना है। ये 13 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचाना है, 13। तो बाकी 22,000 के खर्चे लेने आपको, 23 के खर्चे लेने, 23 में से एक ले ही लिया आपने इंटरेस्ट, तो बाकी के अदर एक्सपेंस करके ले लो 22। इसमें एडमिन, सेलिंग, ऑफिस सब तरह के खर्चे आ गए। बैलेंस शीट तो भिड़ते ही बन गई थी। यहाँ देखो ये कितना आएगा 1 लाख, ये कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 20, और ये कितना आएगा 50। आ रहे हैं सब 1 लाख 30, 20 और 50। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आएगी 80, और प्लांट एंड मशीनरी कितनी आएगी 40। आ रही है 80 और 40, ठीक है, 80 और 40। अब इसने जो इनर कॉलम में बकवास करी वो समझाता हूँ मैं अभी तुम्हें। पहले आउटर कॉलम वाली चीज, ये तो आउटर कॉलम में ही लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये मैंने टोटल इसको 2 लाख लिया है, और इसको 2 लाख लेकर इसको 60 माना है, इसको 60 मानकर इसको 40 माना है। तो अगर मैंने इसको जरा सा भी हिलाया तो ये मेरा टोटल पूरा हिल जाएगा, तो ये तो वही आएगा जो मैंने लिया है। तो मतलब एक तरीके से जो मैंने 60% और 40% करा है, वो 60% डेप हटाने के बाद ही करा है, और डेप हटाने के बाद करा मतलब आउटर कॉलम वाली फिगर है। अब मुझे इनर कॉलम वाली फिगर भी दिखानी है, तो जितना भी डेप आएगा वो इस आउटर कॉलम वाली में ऐड करके ग्रॉस वैल्यू करके ऐसे लिख सकता हूं मैं, लेकिन वो देखते हैं अभी कि वो हो सकता है नहीं हो सकता। पहले देखो करंट एसेट में कितनी आएगी 80। करंट एसेट में मेरे पास हर इंडिविजुअल आइटम आ गई थी। स्टॉक तो आ गया था 30, डेटर आ गए थे 50, तो कैश आएगा 10। कैश कितना आएगा 10, 40, 30 और 10, 80 हो गए। ये पूरा हो गया। अब उधर देख लो पुरानी बैलेंस शीट में मशीन को कैसे दिखा रखा था इन्होंने। बिल्डिंग तो इन्होंने 80 दिखा रखा था, हमने भी 80 दिखाया, मतलब उसमें डेप नहीं लग रहा, हालांकि बिल्डिंग थी तो लग भी सकता था, लेकिन नहीं लग रहा है। अब 50 की मशीन इन्होंने पहले दिखा रखी थी और पहले डेप दिखा रखा था 15 का। तो हम क्या करेंगे कि अगर पहले 15 का डेप दिखा रखा था और अभी 5 का एडिशन है, तो इनर कॉलम में डेप आ जाएगा कितने का 20 का। अब इधर देखो, अगर मैं 20 का डेप दिखाना चाहता हूं और आउटर कॉलम में 40 दिखाना चाहता हूं, तो ग्रॉस वैल्यू मुझे 60 दिखानी पड़ेगी। तो वो ग्रॉस उसने बैलेंसिंग फिगर से लिए, वो जो 60 लिए ना वो कैसे लिए, बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि आउटर कॉलम में 40 आएगा ये तय है, आउटर कॉलम में 40 आएगा ये तय है। 15 का डेप पहले था, 5 का उसने कहा और लगाना है, तो डेप भी 20 आएगा, ये भी तय है, ये 20 तय है, ये 40 तय है, तो फिर ग्रॉस ब्लॉक ऑफ एसेट कितनी आएगी 60 आएगी। क्लियर। आगे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। ले इसका फोटो लेगा क्या, पॉज कर दो। XN company has made plan for the next year. It is estimated that company will employ total asset of 8 lakh. एक मिनट इसको पॉज कर दो। पिछले क्वेश्चन में हमने जो कैश लिया है ना 10,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर से, कैश फ्लो से वो कैश लाके कोशिश करना अगर आ जाए तो, कैश फ्लो से कैश लाकर, जैसे मैंने कैसे करा कि नेट प्रॉफिट से शुरू किया 13,000, उसमें नॉन कैश आइटम जोड़ी, फिर डेटर बढ़ रहे थे, स्टॉक बढ़ रहा था,
अच्छी चीज़ थी, लेस करी, फिर क्रेडिटर बढ़ रहे थे, मतलब करंट लाइबिलिटी बढ़ रही थी, ख़राब चीज़ है, ऐड करी, तो कैश फ्लो वाली अप्रोच से चला मैं, तो मेरा ये 10,000 नहीं आ रहा है जो इसने बैलेंसिंग फिगर से लिया है, ठीक है। तो एक बार तुम लोग घर पे भी ट्राई करना, मैं भी एक बार देखता हूँ। वैसे तो आ रहा है वो 80,000 की करंट एसेट है, तो कैश 10 ही लेना है, लेकिन मुझे लाना है वो 10 कैसे आएगा। नेट प्रॉफिट से शुरू करके पूरी कैश फ्लो बनाकर अगर अपन लोग देखें तो 10 आ रहा है क्या कैश। क्लोजिंग बैलेंस अपना कैसे आता है, तीनों एक्टिविटी के टोटल होता है, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं। तो पहली एक्टिविटी तो मैंने बना दी अभी ऑपरेटिंग वाली, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का भी देखना तुम लोग, ऐड लेस करके, फिर वो तीनों एक्टिविटी का टोटल ओपनिंग कैश में ऐड करना। ओपनिंग कैश इसने दे रखा है 10,000 या कुछ जो भी दे रखा है 1,000, तो उसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो क्लोजिंग कैश कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। करना एक बार ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कैश फ्लो से, वहाँ मत करना ये 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। शायद मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा था, तो मेरा कुछ 1-2 हज़ार का फ़र्क आया, मतलब 8 आया मेरा, 10 नहीं आया। एक बार घर पे ढंग से करना, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें M+ वगैरह में कर रहा था, तो कुछ रहेगी कुछ रह गया। हाँ क्या अभी नहीं है तुम्हें, फंड फ्लो है तुम्हें, आया था ना एक क्वेश्चन में फंड फ्लो, तो वही है, ये एक है, मतलब है एक्स कंपनी प्लान कर रही है लास्ट अगले साल के लिए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल हैव अ टोटल एसेट 8 लाख। 8 लाख की क्या है कंपनी के पास टोटल एसेट है, ठीक है। वो 50% जो एसेट है वो फाइनेंस किससे हो रही है, बोरोड कैपिटल से, मतलब डिबेंचर से। तो टोटल एसेट जो गिवन है वो तो ले लो, टोटल एसेट कितनी गिवन है 8 लाख, और ये 50% तो डेब्ट से फाइनेंस हो रही है, तो डेब्ट हो गए तुम्हारे कितने, तो बाकी की 50% इक्विटी से हो रही होगी, तो वो कितने होंगे 4 लाख। अब जो डेब्ट है वो 8% ब्याज वाले हैं, 8% ब्याज। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 480 है, ये भी ले लो। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है 480, क्या ये डेब्ट के अंदर अपन टोटली तो डेब्ट लेते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर ये बोले कि 8% पढ़ लूंगा मैं, अगर आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो चेंज कर लेंगे। अभी ये तो मैंने रफली लिखा है, निकाला थोड़ी मैंने कुछ। डायरेक्ट कॉस्ट आपकी 480 है, और ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है आपके वो बाकी के कितने हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है वो 80। अच्छा ये बोल रहा है बाकी के सब इसमें आ गए तो ये COGS होगा, फिर ये डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी, तो ये क्या है COGS होगा। गुड्स विल सोल्ड टू कस्टमर 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब कस्टमर को हम इसके 150% पे बेचते, तो सेल आ गई है, तो सेल आ गई इसका 150%, 480 का। ये पहली चीज है जो हमने निकाली, अभी तक तो सब कुछ गिवन था, वर्किंग नोट 1, तो ये कितनी आएगी 7,20,000, 7,20,000। नेक्स्ट आगे बोला है, ठीक है। एक बार पहले मैं भूल जाऊं, कल भी आने तो कल भी तुम आओगे तो मैं तुमसे वापस पहले फॉर्मूले पूछूंगा 10 मिनट, ठीक है। और ये जब तक चलेगा जब तक कि मुझे लगता है तुम्हें सब चीज़ याद नहीं हो गई है, ठीक है। पूरे चैप्टर में रोज़ हम लोग आकर 10 मिनट पहले फॉर्मूले सुनेंगे, मतलब मैं सुनूंगा आप लोगों से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, ठीक है। तुम्हें ना 50% आपका टैक्स रेट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये तो बिल्कुल सड़क छाप क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बुक से ही देख दो खा लो इसको। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। जहाँ से मैं इसको ढंग से पढ़ना शुरू करता हूँ वहाँ तो ख़त्म ही हो गया ये, अभी तक तो मैं ऐसे ही देख रहा था इसको, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका निकालने का, नेट प्रॉफिट निकालने का है, रिटर्न ऑन एसेट निकालने की है, एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब ये तो फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ है। तो पहले इसने पूरा स्टेटमेंट बनाया, अपन भी बना लेते हैं। 7,20 की क्या है सेल है, बाकी का COGS है, तो लेस करो COGS या फिर डायरेक्ट कॉस्ट, वो कितनी है तुम्हारी 240। क्या बोला था तुमने, ज्यादा पटेल क्यों बनते हो। अब GP कितना आएगा 240। अब इसमें से लेस होंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि कितने हैं, कितने हैं। अब तुम मेरी एक बात सुनो, अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल रहा है मेरा भाई, तो इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग, तो इंटरेस्ट अलग से लेना पड़ेगा। तो लेस करो डिबेंचर का इंटरेस्ट,
जो कितना है 4 लाख का 8%, कितना? अब ये सब हटाने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स है इसमें, कितना है 50%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो 1 लाख, अब टैक्स लेस करो, कितना है टैक्स 64,000, तो कितना आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बन गया पूरा। अब जो फॉर्मूले पूछे फॉर्मूले लगाओ, आंसर पाओ। पहला क्या पूछा है? ऑपरेटिंग मार्जिन। तो भाई ऑपरेटिंग मार्जिन में मेरी बात सुनो, ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया ये, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ ऊपर जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो सारे माइनस होते हैं और प्रॉफिट ले लेते हैं ऊपर, और नीचे तो सेल आएगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नीचे क्या आती है? सेल आती है, तो नीचे तो सेल आएगा। अब आप इसमें से ये ऑपरेटिंग है ये माइनस करो, और इसमें से ये भी ऑपरेटिंग है ये माइनस करो, यहाँ तक निकालो इसको, ठीक है। तो अपन चाहते तो यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, किसका बना सकते थे? और अपन ने इतने क्वेश्चनों में पढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है अभी और टैक्स भी माइनस, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दूं या फिर इससे क्या बोल दूं? स्पेशली अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाला जो चैप्टर पढ़ा उसमें तो वो ईबीआईटी लिखता ही नहीं था, हमेशा क्या लिखता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और हम उसे ईबीआईटी ही मानते थे, ठीक है। तो कितना आया ये? 1,60,000। अब 1,60 को डिवाइड करो 7,20 की सेल से, तो रेशियो आ जाएगा 22.22। सेकंड पूछा है नेट प्रॉफिट, तो इसमें नेट प्रॉफिट ले लो, नेट प्रॉफिट तो पूरा ही लो 64,000, और इसको भी डिवाइड करो किससे? सेल से। सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सेल नीचे आती है, सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सेल नीचे आती है। अब तीसरे नंबर पे पूछा है रिटर्न ऑन एसेट। अब रिटर्न ऑन एसेट बोला है तो नीचे तो एसेट आएगी, नीचे एसेट आएगी। अब एक बात सुनो मेरी, अगर मैं सारी एसेट ले रहा हूं तो एक तरीके से मैं सारी लाइबिलिटी ले रहा हूं, और मैं सारी लाइबिलिटी ले रहा हूं तो लॉन्ग टर्म डेट भी ले रहा हूं इसमें। जब मैं नीचे लॉन्ग टर्म डेट को अपनी कैपिटल का पार्ट मान रहा हूं, एसेट का पार्ट मान रहा हूं, तो ऊपर उसका इंटरेस्ट माइनस नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है। ये कल बात बोली है, आज बात बोली है, बार बार बोलता रहूंगा, फॉर्मूले बनाने सीखो। जैसा उसका बेस होगा ऐसा उसका ऊपर न्यूमरेटर होगा, जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर, ठीक है। अगर मैं नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप को अपनी कैपिटल मानता हूं तो उसके इंटरेस्ट को मैं फिर खर्चा नहीं मान सकता, फिर उसे मैं बिफोर करके ही लूंगा। तो अगर मैं एसेट ले रहा हूं नीचे तो ऊपर मेरे को क्या लेना चाहिए? प्रॉफिट, ठीक है। कौन सा वाला? बिफोर, ईबीआईटी वाला। इसको आफ्टर टैक्स भी निकाल सकते हो, दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक तरीके से रिटर्न ऑन एसेट नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ये क्या हो गया? ये इसने 1 माइनस टैक्स करके निकाला है। आप बिफोर और आफ्टर दोनों निकाल के आ जाना। कहाँ लिखा है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देखा नहीं था। अब एसेट टर्नओवर, टर्नओवर रेशियो में सब में सेल ऊपर आती है, एसेट नीचे आएगी, तो सेल अपॉन एसेट ये आ रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये जो इक्विटी को मिलेगा वो, तो भैया आप इक्विटी को मिलता है ये सबसे लास्ट में, और नीचे आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड ये अपन ने डेप 4 लाख लिया था तो इक्विटी 4 लाख ही ली, ठीक है, तो 4 लाख आएगा। 64,000 अपॉन 4 लाख कितना आएगा? ये 20%, 16%। पॉज कर दो इसको, बोल 5 मिनट बोला है मतलब समझता है तू? 10:30 हो रहे हैं, अब देखना 5 मिनट। चलो, अरे सही बोल रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L। आपको ट्रेडिंग और P&L बनाना है वापस से। क्या बनाना है? ट्रेडिंग है। फिक्स एसेट 40 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 है, जीपी रेशियो 25% है। हमेशा जीपी रेशियो सेल का होता है। नेट प्रॉफिट 20% है, ये भी सेल का ही होगा। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी 1/2, फिक्स एसेट टू कैपिटल 5/4, फिक्स एसेट टू टोटल करंट एसेट 5/7। ये आते हैं मेरे को मजे सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करने में जिसमें सब कुछ उड़ा हुआ हो। करे इसको दिमाग की घोड़े दौड़ाए। 5 सबसे पहले हम लोगों को फिक्स एसेट दे रखी थी कितनी, है ना। अब आप देखो इतने सारे रेशियो दिए थे, इसमें से फिक्स एसेट किस में काम आ रहा है? तो उससे फिक्स एसेट टू टोटल करंट एसेट, फिक्स एसेट टू टोटल। मैंने आपको जब ये फॉर्मूले पढ़ा रहा था मैं 2 दिन से, तो मैंने आपको कहा था कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो ये खुद बना के देगा। ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, ऐसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन इसने दिया है, तो नाम में ही मतलब है उसका, फिक्स एसेट अपॉन करंट एसेट। तो कितनी है ये? 5/7, ठीक है, यही है। कितना है ये? 5/7। ये इनका रेशियो है 5/7। अब इसमें से एक चीज दे रखी है 40 लाख,
ठीक है, तो ये 40 लाख कितना है, 5 है, ठीक है, तो करंट एसेट कितना होगा, 7 है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से करंट एसेट आ जाएगी कितनी, 56। समझ गए, ठीक है भाई, ये 5 है और ये 40 की वैल्यू है, तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 40 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, 56 लाख। आगे फिक्स एसेट टू कैपिटल था, इसमें भी ऐसे ही करो, ये 1 ये 2, अब कैपिटल में भी ऐसे ही करो, ये दोनों का रेशो कितना है, 5/4, तो फिक्स एसेट 40 लाख है, ये 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, कितना, सेकंड हो गया। अब थर्ड, कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी, कड़ी से कड़ी जुड़ गई, अब कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी, नाम बराबर पढ़ना, कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी, पहले कैपिटल है फिर टोटल लायबिलिटी, ठीक है, तो कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी कितना है, 50% है, कितना है, तो उस हिसाब से टोटल लायबिलिटी कितनी आएगी, क्योंकि हमारी कैपिटल 32 लाख है, तो डिवाइड बाय 50%, तो ये आएगा कितना, हाँ बेटा, क्या बेटा, क्या टोटल लायबिलिटी आई है, टोटल ये है, हाँ, तो लेकिन 56 और 40, हाँ 96 हो रहे, हाँ ये सिर्फ डेप होगा ये तो, ठीक है, करते अभी इससे कितना बैठता है, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, ये कितना है, 1/5 है, तो इससे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कैपिटल कितनी है आपकी, 32 लाख, इसका 1/5, 640, 6,40,000 नेट प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशो 20% है, सेल आ जाएगी इससे, सेल्स नेट प्रॉफिट 20% है, तो ये 20% की वैल्यू है, डिवाइड बाय 20%, कितना आ गया ये, 32 लाख। अब सेल आ गई तो जीपी भी आ जाएगा, जीपी कितना है, 25%, तो 32 लाख का 25%, अब ऊपर सीओजी, स्टॉक टर्नओवर रेशो में सीओजीएस आएगा, तो नंबर 7, स्टॉक टर्नओवर रेशो सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, ये 8 है ना, 10 है, तो स्टॉक इधर आएगा, सीओजीएस है आपका कितना, 32 लाख की सेल है, 8 लाख का जीपी हटा दो, 24 लाख का आपका सीओजीएस है, और ये 10 है ना, तो ये 240 आ गया, कितना आ गया। अब प्यारे बच्चों, कोई और तरीका हो अगर स्टॉक निकालने का तो फिर ये एवरेज है, और कोई और तरीका नहीं है तो फिर ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग दे रखा है तो फिर ये एवरेज है, ठीक है। क्लोजिंग कितना है, ये चीज आप हमेशा याद रखना, क्लोजिंग ऊपर दे रखा था 4 लाख, तो ये कौन सा आया है मेरा, एवरेज। अब एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज तो आ गया 240, इधर 2 हुआ, ओपनिंग हमें पता नहीं है, और क्लोजिंग कितना है 4 लाख, तो 80,000 है, ओपनिंग कितना आ गया 80। क्या बनाना था इसमें, बन जाएगी। अब देखो, ट्रेडिंग P&L, सेल और जीओजीएस भी ले सकते हो, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ भी ले सकते हो। क्या लिया है इसने, इस बार इसने ओपनिंग लिया है, ओपनिंग कितना लिया है 80, हमारा भी यही आया था। सेल कितनी ली है 32 लाख, हमारी भी यही आई थी। जीपी कितना लिया है 8 लाख, हमारा भी यही आया था परचेज बैलेंसिंग फिगर से। परचेज को इन्होंने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, परेशान करने को, फिर ऑब्लिक करके बोला क्यों करूं परेशान, तो फिर परचेज लिख दिया, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक तो 4 लाख हमारा गिवन ही था, है ना। अब वो इधर उतरेगा जीपी, जीपी के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट था 640 और जीपी था 8, तो बचे हुए 160 के इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लो, कितने 1,60,000। बैलेंस शीट ठोको, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। अब आपकी जो ये लाइबिलिटी निकली थी ना बेटा, ये टोटल लाइबिलिटी वही है, मतलब टोटल लाइबिलिटी का टोटल नहीं है, ये सिर्फ लाइबिलिटी है, मतलब डेप है ये। तो 64 लाख। अभी देख कार्तिक, ऐसी जगहों पे अटको तो पहले पूरा होने देना, फालतू टाइम वेस्ट मत करना।
क्योंकि ये कोई फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये तो जोड़ने के वाले ही क्वेश्चन है। तो एक ऊपर से कोई चीज पे अटको तो वो नीचे से जाके जुड़ी जाएगी, तो ऐसा अटक मत जाना कहीं पे उलझो, तो सोचते ही रह जाओ, पीछे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तुम अगर कहीं अटके भी ना तो उसका हिंट तुम्हें आगे चल के मिल ही जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि मैं सही तो चल रहा हूँ, कहीं गलत करा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये टोटल लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी का टोटल नहीं है, ये सिर्फ लाइबिलिटी है जो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। 64 लाख और 32 लाख की कैपिटल, ये तो हमने निकाल ही ली थी। एसेट साइड में 40 लाख हमने फिक्स एसेट निकाल ली थी, गिवन थी, और करंट एसेट कितनी गिवन थी 56 को करंट एसेट को तोड़ तोड़ के लिखो। इसमें क्लोजिंग स्टॉक तो कितना था 4, डेटर टर्नओवर रेशियो नहीं था तो डेटर नहीं आ सकते, तो फिर कैश भी नहीं आ सकता, तो बाकी दोनों का टोटल 52 लाख लिख लो। जो टूट सकता था वो तोड़ दिया, स्टॉक हमें अलग से पता था 4 तो 4 लिख दिया। अब डेटर और कैश अलग से नहीं निकल सकते थे क्योंकि डेटर निकलते डेटर टर्नओवर से, वो गिवन अगर डेटर टर्नओवर से डेटर निकल जाते 40 लाख तो कैश 12 लाख ले लेता मैं, जैसे पहले करा नहीं था, तो टोटल मिला के 52 आ गया, और टोटल 96 लाख। लो तुम्हारा 5 मिनट में हो गया भाई, ये कर दो बंद। 8 मिनट हो गए।